नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक नया क्लेम सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपने अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को राजस्थान के जोधपुर सेक्टर में फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया है और वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। अगर ये चीज सच है तो इसका सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। अग्नि 2 कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, ये DRDO की 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा मानी जाती है। ये लगभग 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकती है, कन्वेंशनल भी और स्ट्रेटेजिक रोल में न्यूक्लियर भी। मतलब ये सिस्टम डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है और इंडिया के लैंड बेस्ड डिटरेंस आर्किटेक्चर का एक मेजर पिलर है। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल भी उठता है कि जब अग्नि 2 रियर एरिया से ही पूरा पाकिस्तान कवर कर सकती है तो उसे बॉर्डर के पास लाने की ज़रूरत क्या है। तो जोधपुर का डेजर्ट टेरेन मिसाइल मोबिलिटी के लिए सूटेबल माना जाता है। रेल मोबाइल लॉन्चर होने की वजह से अग्नि 2 को क्विकली रिपोजिशन किया जा सकता है। वहां एस्टेब्लिश्ड रेल नेटवर्क और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। फॉरवर्ड प्लेसमेंट का मतलब हो सकता है रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम, फास्टर लॉन्च रेडीनेस और डिस्पर्स डिप्लॉयमेंट, जिससे सर्वाइवबिलिटी बढ़ जाती है। पाकिस्तान नेचुरली इस प्रॉक्सिमिटी को वार्निंग के रूप में देखेगा, लेकिन इंडिया का ऑफिशियल डॉक्ट्रिन अभी भी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज पर बेस्ड है। इस डेवलपमेंट को रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। राजस्थान के डेजर्ट सेक्टर में वायु शक्ति 2026 और आर्मी का अग्नि वर्षा जैसे लार्ज स्केल ड्रिल्स हुए हैं जिसमें इंटीग्रेटेड फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। टैंक्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स, प्रिसीजन म्यूनिशन सब कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हुए दिखाए गए। ऐसे बैकड्रॉप में अगर मिसाइल फॉरवर्ड पोजीशनिंग की रिपोर्ट सर्कुलेट होती हैं तो वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों साइड्स का थ्रेट परसेप्शन शार्पन हुआ है। मिसाइल एक्सचेंजेस और एयर ऑपरेशन में एक्सकेलेरेशन लेडर को प्रैक्टिकली टेस्ट किया था और साउथ एशिया में हर मूवमेंट क्लोजली मॉनिटर की जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट का मतलब इमीडिएट वॉर प्रिपरेशन नहीं होता। कभी कभी ये एडवर्सरी को स्ट्रेटजिक रिमाइंडर होता है कि डिटरेंस एक्टिव है और क्रेडिबल है। अग्नि 2 की रेंज पाकिस्तान से काफ़ी आगे तक एक्सटेंड करती है। ये सिर्फ वेस्ट फोकस्ड सिस्टम नहीं है बल्कि मल्टी फ्रंट फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लेकिन अगर फॉरवर्ड प्लेसमेंट कंफर्म होती है तो पाकिस्तान के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर फैक्टर जरूर क्रिएट हो सकता है। फिलहाल इंडिया ने इस स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट को कंफर्म या डिनाई नहीं किया है अभी तक। अगली खबर की बात करें तो चाइना ऑफिशियली किसी वॉर में तो नहीं है, लेकिन उसके मिलिट्री वेपन्स बैटलफील्ड में रिपीटेडली टेस्ट हो रहे हैं और इस बार फिर से चाइना का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम स्क्रूटनी में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में US इजराइल जॉइंट एयर स्ट्राइक के दौरान HQ-9B सिस्टम इफेक्टिव इंटरसेप्शन नहीं कर पाया। ये वही सिस्टम है जो पाकिस्तान ने भी डिप्लॉय किया था और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां भी इसका परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल रहा। ईरान ने जुलाई 2025 में चाइना से HQ-9B ऑयल फॉर वेपन्स डील के थ्रू लिया था। पर्पस क्लियर था, अपनी एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करना। इससे पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान ईरानियन टेरिटरी में डीप स्ट्राइक किए थे और उसके बाद US ने भी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था। 28 फरवरी 2026 के जॉइंट स्ट्राइक में HQ-9B रिपोर्टेडली इनकमिंग मिसाइल्स को इफेक्टिवली स्टॉप नहीं कर पाया। ये बैक टू बैक सेकेंड एग्जाम्पल है जहां HQ-9B का रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस क्वेश्चन में आया है। मई 2025 में पाकिस्तान ने HQ-9B को अपने एयर बेसेस और सिटीज सिक्योर करने के लिए डिप्लॉय किया था, लेकिन इंडियन स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग इजरायली ओरिजिन हारोप रॉयल्टी म्यूनिशन ने डिफेंस नेटवर्क को हैवीली डैमेज किया। डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ने तब लिखा था कि कराची का एयर डिफेंस नेटवर्क पीस बाय पीस डिसेबल होता गया। टेक्निकली देखें तो HQ-9B इंप्रेसिव स्पेक्स के साथ मार्केट किया जाता है, जिसमें 260 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज, 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड एंगेजमेंट, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी। ये सिस्टम रसिया के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट से इंस्पायर माना जाता है। ईरान ने HQ-9B को अपने इंडिजिनस सिस्टम जैसे बावर 373, खुर्दाद 15 और पंतसीर S1 के साथ इंटीग्रेट किया था। फिर भी US इजरायली स्ट्राइक ने मल्टीपल प्रोविंसेस में हैवी डैमेज कॉज किया। सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी सिग्निफिकेंटली रिपोर्टेड हुई हैं और यहाँ फिर से चाइना के बड़े बड़े क्लेम्स गलत साबित हो गए हैं। US और इजराइल की एयर पावर वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। उनके पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्टील्थ शेपिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है।
किसी भी एयर डिफेंस को सैचुरेट करना पॉसिबल होता है अगर स्ट्राइक वेल कोऑर्डिनेटेड हो। फिर भी HQ-9B के बैक टू बैक सेटबैक्स चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट इमेज को डेंट कर सकते हैं, स्पेशली जब कॉम्पिटिटर्स S-400 और पैट्रियट सिस्टम अग्रेसिवली मार्केट किए जा रहे हैं। और अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर रोड मैप को लेकर काफ़ी केयरफुली मूव कर रहा है। रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि इंडिया शायद वेट एंड वॉच मोड में है, स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि क्या US ऑफिशियली F-35 का ऑफर टेबल पर रखता है या नहीं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया F-35 खरीदेगा या नहीं, असली सवाल है किस कंडीशन पर खरीदेगा। इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान क्लियर है, इंडिजिनस EMCA प्रोग्राम। ये इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर विजन है, लेकिन रीजनल एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है। स्टील्थ प्लेटफॉर्म्स डिटरेंस का कोर एलिमेंट बन चुके हैं। ऐसे में लिमिटेड नंबर्स में फॉरेन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेना एक स्टॉप गैप ऑप्शन के रूप में डिस्कशन में आ सकता है। अगर US फॉर्मल ऑफर देता है तो इंडिया एवेल्यूट करेगा, अगर नहीं देता तो फोकस EMCA पर ही सेंटर्ड रहेगा। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन भी है। इंडिया ऑलरेडी रशियन ओरिजिन S-400 ऑपरेट करता है, बट US डिफेंस सर्कल्स इस कॉम्बिनेशन को सेंसिटिव मानते आए हैं, क्योंकि F-35 और रशियन सिस्टम एक ही इकोसिस्टम में ऑपरेट करें तो इस पर डेटा सिक्योरिटी कंसर्न भी रेज होते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है इजराइल का F-35I मॉडल। तो इजराइल दुनिया का इकलौता कंट्री है जिसे अपना सॉफ्टवेयर ओवरले आर्किटेक्चर F-35 पर इंस्टॉल करने की परमिशन मिली है। कोर सोर्स कोड उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना C4I लेयर डेवलप किया है, जिससे वो अपने थ्रेट लाइब्रेरीज, मिशन डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैरामीटर्स इंडिपेंडेंटली अपडेट कर सकते हैं। इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एलिबिट सिस्टम ने मिलकर ये कस्टमाइज लेयर बनाई है। और अगर इंडिया F-35 कंसीडर करता है तो सिमिलर ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल होगी। और अगर एयरक्राफ्ट का मिशन सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड होता है तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। इजराइल ने अपने F-35I में स्टैंडर्ड BAE सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को रिप्लेस करके एलविट का इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेट किया। ये स्पेसिफिकली रीजनल S-300 और S-400 टाइप थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए टेलर्ड था। अगर इंडिया को F-35 मिलता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर कस्टमाइज नहीं कर सकता तो वो प्लेटफॉर्म थ्योरेटिकली एडवांस्ड होने के बावजूद प्रैक्टिकल लिमिटेशन फेस करेगा। यहाँ इशू सिर्फ स्टील्थ या स्पीड का नहीं है, इशू है सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी का, डेटा कंट्रोल का, थ्रेट लाइब्रेरीज को रियल टाइम अपडेट करने की फ्रीडम का। एक लिमिटेड F-35 फ्लीट शॉर्ट टर्म में स्टील्थ कैपेबिलिटीज बूस्ट दे सकती है, इंटर ऑपरेबिलिटी इन्हेंस कर सकती है, लेकिन अगर उस प्रोसेस में EMCA प्रोग्राम का मोमेंटम स्लो हो जाए या डोमेस्टिक इकोसिस्टम का फॉरवर्ड डाइवर्ट हो तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी हो सकती है। इसीलिए अगर F-35I जैसा कस्टमाइज मॉडल पॉसिबल होता है तब डिस्कशन आगे बढ़ेगी, वरना EMCA ही प्राइमरी पाथ रहेगा। अगली खबर की बात करें तो HAL ने कंफर्म किया है कि PTAEW इंजन ने 200 घंटे का टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये इंजन कैट्स वॉरियर UCAV के लिए डेवलप किया जा रहा है। और प्रपल्जन डेवलपमेंट में 200 घंटे का स्टेबल रन काफ़ी मीनिंगफुल होता है। PTAEW ओरिजिनली लक्ष्य टारगेट एयरक्राफ्ट के इंजन फैमिली से इवॉल्व हुआ, लेकिन कैट्स वॉरियर के लिए इसमें सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन किए गए। इंजन को हैवियर और लॉन्गर बनाया गया है, हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स और एक्सटेंडेड इंडोरेंस प्रोफाइल हैंडल करने के लिए स्ट्रेंथन किया गया है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, जो इंजन मैनेजमेंट और रिलायबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। कंपेयर टू ओल्डर PTAE-7 वेरिएंट, थ्रस्ट रफली 3.7 किलो न्यूटन के अराउंड है, जो एक 2 टन क्लास UCAV के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। कैट्स वॉरियर खुद एक सीरियस प्लेटफॉर्म डिजाइन है, लगभग 9 मीटर से ज़्यादा लेंथ, सर्विस सीलिंग करीब 9000 मीटर और क्रूज स्पीड अराउंड मैक 0.6, मतलब मैंड फाइटर के साथ कोऑर्डिनेटेड मिशन में पार्टिसिपेट करेगा, स्काउटिंग करेगा, स्ट्राइक सपोर्ट करेगा। नवंबर 2024 में HAL ने ट्विन इंजन ग्राउंड रन सक्सेसफुली कंडक्ट किया था बेंगलोर फैसिलिटी में। इस डेमोन्स्ट्रेशन से प्रूव हुआ कि 2 PTAEW इंजन्स एक ही UCAV आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करके टेस्ट किया जा रहा है। ये अप्रोच रिस्क रिड्यूस करती है। पहले ऑटोनोमस कंट्रोल लॉज और मिशन सॉफ्टवेयर प्रूवन एयरफ्रेम पर वैलिडेट होते हैं, फिर नए UCAV पर माइग्रेट किए जाते हैं।
तो कैट्स वॉरियर का फर्स्ट फ्लाइट 2027 में टारगेट किया गया है। अगर प्रपल्जन और फ्लाइट कंट्रोल टेस्टिंग इसी तरह स्टडी पेस पर प्रोग्रेस करती रही तो इंडिया एक इंडिजिनस लॉयल विंगमैन इकोसिस्टम के करीब पहुंच सकता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।